इस हफ्ते देश और दुनिया में कई बड़ी खबरें हुई, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश में जनसंख्या नियंत्रण की। जब 70 की दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने लोगों की जबरन नसबंदी का कार्यक्रम चलाया तो उसका बड़ा विरोध हुआ। सरकार की जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश तो ठीक थी, लेकिन उस कार्यक्रम को लागू करने का तरीका गलत था। यही वजह है कि उस कार्यक्रम से लोगों में दहशत फैल गई और वो फेल हो गया। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। क्या योगी सरकार का चुनाव से पहले इस तरह का कानून लाना जायज है? आदाब, मैं हूं आतिर खान। इस हफ्ते की देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में यूपी आबादी बिल 2021 का मसौदा तैयार। कश्मीर के झेलम दरिया में चलेंगी बसें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त तक पहुंच सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में यूपी आबादी बिल 2021 का मसौदा तैयार कर उसे यूपी सरकार की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। आवाम से 19 जुलाई तक उस पर ऐतराज और राय मांगी गई है। इसको लेकर कई हलकों में विरोध हो रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह बिल चुनाव से पहले ही क्यों। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब देश में आबादी बढ़ रही हो तो जनसंख्या नियंत्रण का सही वक्त क्या होना चाहिए। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का कहना है कि मुल्क में फर्टिलिटी रेट भले ही घट रहा हो, लेकिन 2011 से 2036 तक आबादी 25% बढ़ेगी। 70% आबादी शहरी इलाकों में बढ़ेगी। 2031 तक भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी। क्या आबादी के साथ साथ संसाधन भी बढ़ रहे हैं? जी नहीं। अगर योगी सरकार का मसौदा मंजूर हो जाता है तो ज्यादा बच्चे रखने वाले मां बाप सरकारी नौकरियों के लिए दरखास्त नहीं दे सकते, और अगर नौकरी के दौरान तीसरी औलाद होती है तो उन्हें नौकरी से मरहूम होना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे लोग 77 सरकारी स्कीमों का भी फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसको लेकर नेताओं में भी खलबली मच गई है, क्योंकि तीसरी औलाद पैदा होने पर नुमाइंदे का चुनाव भी रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि इस तरह की पहल कई राज्य पंचायती चुनाव के लिए हो चुकी है, लेकिन योगी के इस बिल की हिमायत के साथ साथ मुखालफत भी हो रही है और उसको मुसलमानों और दलितों के खिलाफ बताया जा रहा है। लेकिन कानून तो सब पर एक समान ही लागू होता है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी कोशिशों को अक्सर हिंदू मुसलमान की दूरबीन से और वोट बैंक के नजरिए से ही देखा जाता है। अब वक्त आ गया है कि इसे एक नए नजरिए से देखा जाए। अब भी ज्यादा बच्चा पैदा करने में लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह गुर्बत और जहालत है। कुनबा बड़ा रखने पर आप बच्चों का पेट तो पाल लेंगे, लेकिन उनकी और ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे। आने वाले वक्त में पानी की भी भारी कमी होने जा रही है। आज से 50 साल पहले लोगों ने सोचा न था कि प्लास्टिक की बोतलों में 10 रुपए में पीने का पानी मिलेगा। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा कह पाना मुश्किल है। आबादी कम करने की ज़रूरत है, लेकिन डरा के नहीं, बल्कि जनता को पाबंदियों से ज़्यादा उन्हें आबादी पर कंट्रोल के फ़ायदे बताकर। सरकारें अगर गुर्बत कम करने और पढ़ाई पर जोर देंगी तो लोग अपने आप समझ जाएंगे। वादी कश्मीर की खूबसूरती में क्या नहीं कहा गया है। उसको ज़मीन पर जन्नत का निशान बताया गया है। गीतों में उसे वादी कश्मीर और जन्नत का नज़ारा कहा गया। कश्मीर की खूबसूरती और कुदरती मंजरों को देखने के लिए एक बार फिर उसे बहाल किया जा रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर के झेलम दरिया में आरामदेह और खूबसूरत बसें चलाई जाएंगी। हाल ही में इसका ट्रायल रन किया गया। किसी वक्त दुनिया के हर हिस्से से 10 लाख से ज़्यादा सैलानी कश्मीर आते थे, लेकिन पिछले दिनों उनकी तादाद घटकर सिर्फ 20,000 रह गई थी। टूरिज्म को कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। दरअसल कश्मीर के लोगों को पिछले दिनों दोहरी मार झेलनी पड़ी। एक तो कोरोना, दूसरी हुकूमत के नए कानूनों की मुखालफत के चलते
उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकावटें। अब सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झेलम में बसें चलाने के साथ साथ दूसरे इंतजामात भी कर रही है। लोगों को चाहिए कि वो इनसे फ़ायदा उठाएं और सैलानियों को हाथों हाथ लें। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो स्कीमों का फ़ायदा आम कश्मीरियों तक पहुंचाए। लेकिन अक्सर फीताशाही सरकार और लोगों के बीच आ जाती है। अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती दिख रही है। ICMR ने कहा है कि अगस्त की आखिर तक तीसरी लहर आ जाएगी। पिछले हफ्ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि दुनिया कोरोना के खतरनाक दौर में दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसका डेल्टा वेरिएंट 100 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है। ये वेरिएंट हिंदुस्तान में भी पाया जा चुका है और इसमें बदलाव और म्यूटेशन भी देखने में आए हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन के जरिए ही उसको ठीक ढंग से खत्म किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के लीडरों से अपील की है कि अगले साल तक कम से कम 70% लोगों को टीका लगा दिया जाए। उनकी इस अपील पर गौर किया जाना चाहिए कि वैक्सीनेशन में अमीर मुल्क अपने साथ गरीब मुल्कों को भी शामिल करें, क्योंकि गरीब मुल्कों के लोगों को सिर्फ 2 से 3% ही वैक्सीन लग पाई है। दरअसल अमीर मुल्क वैक्सीन को अपने यहाँ स्टोर कर बैठ गए हैं। ये वजह है कि गरीब मुल्कों तक वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही है। तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी ये अभी तक किसी को नहीं मालूम, मगर सरकार इस तरफ बराबर ध्यान दिला रही है। यूं तो दुनिया का हर मुल्क पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी की मार झेल रहा है और पूरी दुनिया में लगभग 40 लाख लोग इसके शिकार हो चुके हैं। अगर गरीब मुल्क वैक्सीनेशन में पीछे रह जाते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ तेल की कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। उनकी जेब पर बराबर बोझ बढ़ता जा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का सीधा असर महंगाई के ग्राफ को ऊपर बढ़ा रहा है। लेकिन सरकार ने इसके लिए पिछले सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि तेल की कीमतें ऑयल कंपनियां तय करती हैं और वो तेल की कीमतें तय करने में खुद मुख्तार हैं। आज के वक्त में पेट्रोल की बुनियादी कीमत 32 रुपये है और बाकी सारे टैक्स हैं। इन टैक्सों में एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीलर का कमीशन वगैरह शामिल है। ये सब मिलाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपये के आसपास पहुंच जाती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं और उनकी वजह से दूसरे टैक्सों पर भी असर पड़ता है। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार पर यह कहते हुए डाल दी है कि पिछली सरकार में तेल के इंपोर्ट को कम करने पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। हालांकि देश में तेल पैदा करना काफ़ी महंगा पड़ता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान 85% कच्चा तेल और 53% गैस इंपोर्ट की गई है। इसकी वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर देश में तेल पैदा करने की टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता तो शायद आज मिडिल क्लास को इतना बोझ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। और अब हैदराबाद के सड़कों के डॉक्टर की खबर। हैदराबाद के ये शख्स सड़कों के जख्म यानी गड्ढों की मरम्मत करते हैं। अपने इसी काम की वजह से ये शख्स देश भर में मशहूर हो गया है। ये है हैदराबाद के 73 साल के गंगाधर तिलक, जो रोड डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गए हैं। गंगाधर तिलक अपने 64 साल की पत्नी वेंकटेश्वरी के साथ एक खास कार से हैदराबाद की सड़कों का दौरा करते हैं। उनकी इस कार का नाम गुंटला एम्बुलेंस है। उन्हें सड़क पर जहां भी गड्ढा दिखता है तो वो तुरंत उसे भरने में जुट जाते हैं। सड़कों पर गड्ढों की वजह से रोज़ाना हज़ारों हादसे होते हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती हैं और हज़ारों लोग घायल भी हो जाते हैं। इसीलिए ये बुज़ुर्ग वाहन चालकों को हादसे से बचाने के लिए सड़कों के गड्ढे भरने का काम में
जुटे हुए हैं। बुजुर्ग दंपति की इस मुहिम से प्रभावित होकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी उनके फैन हो गए हैं। यही नहीं, उनकी मुहिम की सराहना करते हुए अमिताभ बच्चन ने उन्हें कार भी गिफ्ट की है, ताकि अन्य लोग भी बुजुर्ग दंपति से प्रेरणा लेते हुए उनके इस नेक कार्य में मदद को आगे आएं। हैदराबाद के 73 वर्षीय गंगाधर तिलक रोड डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। गंगाधर तिलक का कहना है कि शुरुआत में उन्होंने पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों से सड़कों के गड्ढों के बारे में शिकायत की थी और उनसे इनकी मरम्मत की अपील की थी। जब अफसरों ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया तो अफसरों के रवैये से परेशान होकर उन्होंने खुद ही गड्ढों को भरने का फैसला किया। ये बुजुर्ग जोड़ा पिछले 11 सालों से लोगों को हादसों से बचाने के लिए अपने पैसों से हैदराबाद की सड़कों के गड्ढे भर रहे हैं। वो अब तक लगभग 2000 गड्ढे भर चुके हैं। हर गड्ढे पर भरने की औसत लागत तकरीबन 2000 रुपये आती है। गड्ढे भरने का खर्च वो पेंशन के पैसों से पूरा करते हैं। उन्होंने रेलवे में 35 साल तक सर्विस की थी। रिटायर्ड होने के बाद वो हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने लगे। लेकिन जब सड़कों के गड्ढे भरने का जुनून चढ़ा तो उन्होंने 1 साल के भीतर ही नौकरी छोड़ दी। अगर इस तरह की भावना के साथ सभी भारतीय काम करने लगे तो कितना भला हो सकता है। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।